नमस्कार दोस्तों। डेट आज के 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर। नया साल होने में सिर्फ कल का दिन बाकी है, परसों से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो देखो, कभी भी ना हमें अपने आप को जगाने के लिए ना नए साल की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई रेजोल्यूशन वगैरह की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी देखो, ये जो माइलस्टोन होते हैं ना, वो एक मौका ज़रूर दे देते हैं फिर से एक नया स्टार्ट करने का। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके हो सकता है नवंबर दिसंबर के महीने उतना अच्छा नहीं गए जितना अच्छा जाना चाहिए थे, मतलब पूरा टाइम यूटिलाइज नहीं हो उसका। तो एक बार फिर से मौका है एक नई शुरुआत करने का कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार पढ़ाई में, पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट में, पर्सनल ग्रोथ में, डिटर्मिनेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और आने वाला जो ये साल है 2025 का, आपकी लाइफ का देखो सबसे इम्पोर्टेंट साल होगा, क्योंकि इसी साल किसी भी कीमत पे आप में से ज़्यादातर लोग 2025 में ही एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो 2025 का जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है। तो कुछ देखो रेजोल्यूशन के बारे में सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। परसों ही वो दिन है, नया साल स्टार्ट होने वाला है। आज देखो इश्यूज़ कितने हम डिस्कस करेंगे। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में सिविल एविएशन सेफ्टी से संबंधित। अभी पिछले एक हफ्ते में देखो 2-3 प्लेन हादसे सामने आ गए। एक तो साउथ कोरिया में भी, एक रशिया ने गलती से अजरबैजान का प्लेन उड़ा दिया। तो ऐसे 2-3 हादसे सामने आ गए। तो हमारे देश में सिविल एविएशन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में ये आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। बेलगाम सेशन हुआ था 100 साल पहले 1924 में। एकमात्र सेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उस सेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, पहले क्या परिस्थितियां थी, वो सब डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे साहेल रीजन से संबंधित। साहेल रीजन अफ्रीका में है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है 4-5 देशों में। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ की सिचुएशन। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक एथिकल डायलेमा है आपके लिए। आप डीएम हो, कैसे आप इस एथिकल डायलेमा से निकलोगे, इस डायलेमा को रिजोल्व करोगे। एक देखो ट्राइबल गांव है, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाला है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ना हजारों लोगों को फ़ायदा होगा और इस पूरे रीजन में ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी। लेकिन देखो अभी ना इस जगह पे रहते हैं ट्राइबल्स कह रहे हैं कि ये जो लैंड है, हमारे पूर्वज सदियों से इसी लैंड पर रहते आए हैं। हमारा ना रिलीजियस कनेक्शन है इस लैंड के साथ में, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस लैंड के साथ में। और ट्राइबल्स को ये लगता है कि हमें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, दूसरी जगह हमारा रिहेबिलिटेशन होगा ना, वहाँ पे हमें लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं मिलेगा और हम सब की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये डायलेमा है आपके सामने। और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए ना ग्राम सभा का अप्रूवल जरूरी है। ट्राइबल विलेज की जो ग्राम सभा है ना, उसका अप्रूवल जरूरी है। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? ऊपर से प्रेशर है आपके ऊपर, डीएम हो आप, और ऊपर से प्रेशर है जल्दी से जल्दी अप्रूवल दिलवाओ और काम स्टार्ट करो। तो आप कैसे इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सिविल एविएशन सेफ्टी से संबंधित है। आप देखो एक तरफ जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 5 दिसंबर 2024 को ना एक हादसा हुआ। एयर इंडिया एयरबस A320 एयरक्राफ्ट गोवा के मोपा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला था। कहाँ के लिए? हैदराबाद के लिए। लेकिन देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये रनवे पे जाने के बजाय ना टैक्सी वे पे चला गया। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखो टैक्सी वे ना वो रास्ता होता है जो रनवे तक ले जाता है एयरक्राफ्ट को। जैसे ये टैक्सी वे है, सिर्फ ये जाने के लिए है, सड़क है काइंड ऑफ। ये है मेन रनवे, यहां से प्लेन उड़ान भरता है। बट मेन रनवे के पैरेलल में एक और कोई टैक्सी रनवे होगा, वहां पर वो जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंच गया और उड़ान भरने ही वाला था, एकदम से रोक दिया गया। देखो जो रनवे होता है ना, उसको स्पेशली टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर किया गया होता है। रनवे की लेंथ,
सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो टेक ऑफ के लिए अनुकूल होते हैं। टैक्सीवे तो सिर्फ वो सड़क है जो सिर्फ मेन रनवे तक लेकर जाती है, वहां से प्लेन को टेक ऑफ नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात है, हो गई ना गलती, छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ना जो टैक्सी वे होता है ना, टैक्सी वे की मार्किंग ना येलो से होती है और रनवे की जो मार्किंग है ना वो वाइट से होती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये छोटी सी चीज पायलट कैसे मिस कर सकता है। मतलब क्या पायलट को मार्किंग्स तक का नहीं पता कि येलो कलर की मार्किंग्स टैक्सी वे की है और व्हाइट कलर की रनवे की है? क्या उसकी इतनी बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं हुई है? यह सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। और देखो इन इंसिडेंट्स के कारण ना हमारे देश की सिविल एविएशन सेफ्टी का ना मजाक उड़ता है पूरे वर्ल्ड में। अगर यह पहला इंसिडेंट होता तो कोई बात नहीं होती। राइटर ने तो पूरी लिस्ट दी है, 93, 2002, 2007, ये अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स हैं जो सिविल एविएशन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे किसी इंसिडेंट में पायलट ने किसी दूसरे एयरपोर्ट पे उतार दिया प्लेन। जैसे 1993 में जेट एयरवेज का प्लेन था, वो सुल्लूर एयरबेस पे उतर गया। जाना उसको पिलामेडू एयरपोर्ट पे था, लेकिन एयरपोर्ट आइडेंटिफाई करने में ही दिक्कत आ गई। ये पूरी लिस्ट है। कोई देखो इस प्रकार का इंसिडेंट है जिसमें पायलट ने रनवे के बीच में प्लेन उतार दिया और प्लेन देखो फिर जब लैंड हुआ तो रनवे छोटा पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने पूरे रनवे की लेंथ का यूज ही नहीं किया। मान लीजिए ये रनवे है तो उसने बीच में उतार दिया, बीच में उतार दिया तो इसका मतलब रनवे छोटा पड़ गया, नुकसान पहुंचा प्लेन को, यात्रियों की जान खतरे में। 2014 में एयर इंडिया का जो प्लेन था ना, ऑलमोस्ट गलत एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। मेलबोर्न में एटीसी ने बोला भाई क्या कर रहे हो, ये दूसरा एयरपोर्ट है, यहां पे नहीं लैंड करना है। राइटर बोलते हैं इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद भी ना डीजीसीए जो है वो जाग ही नहीं रहा है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है कि पायलट्स को इतनी खराब ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब वो इतने भी ट्रेन नहीं है कि वो रनवे की पहचान कर सकें या फिर एयरपोर्ट की पहचान कर सकें। सिंगापुर में एक ऐसा केस सामने आया था, सिंगापुर एयरलाइंस में इंसिडेंट सामने आया था। गलत रनवे से पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था और क्रैश हो गया था। उसके बाद इतने जबरदस्त करेक्टिव मेजर्स सिंगापुर एयरलाइंस और सिंगापुर ने लिए, उसके बाद कोई सीरियस इंसिडेंट नहीं सामने आया। हमारे देश में तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं लगातार सामने आते रहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि सिविल एविएशन सेफ्टी में इश्यूज आखिरकार हैं क्या। सबसे पहले पुअर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखो पायलट्स जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जो पायलट ट्रेनिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो कंसिस्टेंटली खराब हो रहे हैं। पायलट्स को अच्छे से सिमुलेटर में ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सिमुलेटर मतलब आप हवा में नहीं हो, असली का प्लेन नहीं उड़ा रहे हो, आप जमीन पे ही हो, ऑफिस में आपके सामने टीवी लगा हुआ है। आज तो अच्छे अच्छे सिमुलेटर आ गए। मतलब आप हवा में नहीं हो लेकिन आपके पास में ऐसे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि आप सही में प्लेन उड़ा रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे पता लग जाता है कि क्या गलती आप कर रहे हो, ताकि वास्तव में जब आप हवा में प्लेन उड़ाओगे तो ये गलतियां नहीं करोगे। बट राइटर बोलते हैं नहीं हो रही है इतनी अच्छी ट्रेनिंग। फिर दूसरा आता है रेगुलेटरी इश्यूज। डीजीसीए का रोल जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, कुछ तो चेंज किया जाए। बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इस प्रकार के इंसिडेंट्स के बाद में जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स कर दी गई हो या फिर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर दिए गए हों, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इशू राइटर बताते हैं फ्लाइट क्रू प्रेशर। देखो फ्लाइट के अंदर जो क्रू होता है ना उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर होता है कि शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट को पहुंचाना है। अब देखो इस वजह से ना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पायलट ना जल्दी जल्दी में डिसीजन लेता है कि अरे यार 10:40 पे लैंड करवाना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बस जो प्रोटोकॉल्स हैं लैंड करवाने से पहले, उन प्रोटोकॉल्स को जो पायलट है वो मिस कर देता है और फिर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर इवन राइटर ये भी बोलते हैं, ये भी इशू है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। हमारे देश में क्या है कि पायलट्स को ना लगातार कई बार प्लेन उड़वाया जाता है और
1 घंटा नाइट का शेड्यूल, 1 घंटा दिन का शेड्यूल, ऐसा बहुत कुछ चलता है। हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था फ्लाइट टाइम ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से संबंधित। लेकिन ना इसकी वजह से लंबे ड्यूरेशन तक प्लेन उड़ाने की वजह से ना फटीग आ जाता है, थकावट हो जाती है, थकान हो जाती है पायलट्स में, और जिसकी वजह से फिर वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना अलर्टनेस के साथ में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर पाते। और जो एयरलाइंस हैं वो भी देखो अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा तवज्जो देती हैं सेफ्टी के कंपैरिजन में। फिर 5वां पॉइंट राइटर बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। हो सकता है कि देखो एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं मार्किंग्स में दिक्कत हो, तभी ऐसा हादसा हुआ, हर बार तो पायलट की गलती नहीं होती। तो सेफ ऑपरेशंस के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन देखो रेगुलर ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना अच्छे से होता नहीं है। रेगुलर ऑडिट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, और जहां अपग्रेडेशन की आवश्यकता है तुरंत की तुरंत अपग्रेडेशन होनी चाहिए। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं इंडिया में ना एक कहावत है, अगर कोई हादसा हो जाए ना, अगर देखो पायलट जिंदा है तो उस पर ब्लेम डाल दो कि हाँ पायलट की गलती है। अगर पायलट मर चुका है तो फिर उसे दफना दो, बात को दफना दो। तो ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाला मतलब पायलट लंबे समय तक प्लेन उड़ाते हैं, इसको लोके ना पायलट्स का अलग व्यू है और ना जो एयरलाइंस है ना उनका अलग व्यू है। एयरलाइंस तो जाहिर तौर पे अपने ऑपरेशंस को तवज्जो देंगे और पायलट्स बोलेंगे हम लगातार हमसे ज़्यादा समय के लिए प्लेन मत उड़वाइए। तो ना हाईकोर्ट ने क्या बोला, दोनों पक्षों के बीच में ना समझौता करवा दो। लेकिन हाईकोर्ट को यह समझना चाहिए कि डीजीसीए का काम नेगोशिएट करवाना नहीं है टू साइड्स के बीच में, पायलट्स के बीच में और एयरलाइंस के बीच में। डीजीसीए का काम है सेफ्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेफ्टी और थकान दोनों देखो नॉन नेगोशिएबल हैं, इनको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो हाईकोर्ट को इन चक्रों के बीच में आना ही नहीं चाहिए, उन्हें सिविल एविएशन सेफ्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कुल मिला के राइटर का पॉइंट यही है कि भाई बेइज्जती मत करवाओ इंडिया की। इंडिया में कि सिविल एविएशन सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनली इन इंसिडेंट्स का बहुत मजाक उड़ता है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंडियन एयरलाइंस पे बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अब जागने की आवश्यकता है डीजीसीए को, और पूरा ओवरहॉल होना चाहिए सिस्टम कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को, कैसे कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद की कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ सिस्टम जो है उसमें ओवरहॉल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो बेलगाम सेशन से संबंधित है। 100 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम में, उस समय नाम था बेलगावी में एक सेशन हुआ था, एकमात्र सेशन जिसकी अध्यक्षता उस समय महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा और किसी सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो अब चूंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं और यूपीएससी इन इवेंट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो बेलगाम सेशन का क्या रिजल्ट निकला, उससे पहले की परिस्थितियां क्या थी, क्या सिग्निफिकेंस है बेलगाम सेशन की, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो इतना है कि अभी ना कांग्रेस पार्टी ने ना बेलगाम सेशन के 100 साल पूरे होने पे ना नवा सत्याग्रह बैठक की, वहीं पे बेलगाम में 100 साल पहले 26 और 27 दिसंबर को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम सेशन हुआ था। और अब 100 सालों बाद जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने एक नवा सत्याग्रह बैठक वहां पर की। तो क्या परिस्थितियां थी 100 साल पहले बेलगाम सेशन से पहले? आप थोड़ा सा ना पीछे जाइए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं ना। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जैक्ट डेट बताइए जब महात्मा गांधी वापस भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, और उस दिन को आज के दिन में, आज के समय में कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जब महात्मा गांधी वापस भारत में आए थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद 1919 में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेस पे, ताकि उस समय भारत की जो डिमांड थी सेल्फ रूल की, उस डिमांड को मीट किया जा सके इस एक्ट के थ्रू। सितंबर 1920 में गांधी ने एक पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट देखो ऑलमोस्ट 1.5 सालों के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद 4 फरवरी 1922 को ना एक घटना होती है। पुलिस ना
ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पे ना फायर कर देती है जो विरोध कर रहे थे। चोरा चोरी की घटना थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन देखो बदले में प्रोटेस्टर्स ने ना पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और काफी पुलिस वालों की डेथ हुई थी। तो इस घटना के 8 दिनों के बाद ना गांधी ने पूरी की पूरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब गांधी ने ऐसा किया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला प्लीज आप ये मूवमेंट मत सस्पेंड कीजिए। लेकिन देखो गांधी ने फरवरी में मूवमेंट सस्पेंड कर दी और फिर देखो 1 महीने बाद ही 10 मार्च 1922 को गांधी को सजा हो गई 6 सालों की सिडिशन के लिए। उन्होंने जो अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखे थे ना, तो वो गद्दारी वाले आर्टिकल्स थे, ऐसा ब्रिटिश इंडिया का कहना था। और सिडिशन के चार्जेस पे उनको 6 साल की सजा दी गई। बट देखो ऑलमोस्ट 2 साल बाद 12 जनवरी 1924 को 2 साल हुए थे गांधी ने अपनी सजा काटी थी। गांधी को ना एक सर्जरी करवानी पड़ी थी, अपेंडिसाइटिक्स। ये क्या होता है? अपेंडिक्स में ना इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है। अब आज के समय में तो इसका ना बेहतर इलाज उपलब्ध है, बट उस समय उतना बेहतर इलाज नहीं था। तो पुणे में गांधी जी ने सर्जरी करवाई थी। और जवाहरलाल नेहरू अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं जब गांधी जी ने वो सर्जरी करवाई थी तो पूरा भारत एंजाइटी से गुजर रहा था, डर रहा था कि गांधी जी को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन सफलतापूर्वक वो सर्जरी हो गई। बट उसके बाद थोड़ी ना बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, हालत सही नहीं थी गांधी जी की सर्जरी के बाद में। तो 5 फरवरी 1924 को ना अंग्रेजों ने छोड़ दिया गांधी जी को। अरे जाओ सर जी, आप मतलब आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कंडीशन खराब है, तो ना आप बाहर चले जाओ, आराम से वहां पे रहो, ठीक हो जाओ। तो गांधी जी को छोड़ दिया अंग्रेजों ने। 6 साल की सजा पूरी नहीं काटने दी, 2 साल बाद ही छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने बाहर आके जबरदस्त रिकवरी की। बट देखो 2 साल गांधी जी जेल में रहे ना, तो गांधी जी के बिना कांग्रेस में ना काफी खेला हो गया था। मतलब बहुत सारी घटनाएं हो गई थी। जब गांधी जी जेल में थे तो पीछे से बहुत कुछ हो गया था। दिसंबर 1922 में ना 37वां सेशन बिहार के गया में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसको चेयर किया था चित्तरंजन दास ने। इस गया सेशन में ना मोतीलाल नेहरू ने यह प्रपोज किया कि पार्टी की आइडियोलॉजी को ना रिफॉर्म कर दिया जाए और जो ये नॉन कोऑपरेशन हम खेल रहे थे ना, इसको लेजिस्लेचर में भी लाया जाए। हम लेजिस्लेचर को ज्वाइन करें लेकिन वहां पे कोऑपरेट ना करें ब्रिटिशर्स के साथ में। बट देखो ये जो प्रपोजल था ना, इसको डिफीट कर दिया गया एक और ग्रुप के द्वारा जो थे नो चेंजर। जो नो चेंजर ग्रुप में थे सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बोला था कि नहीं, लेजिस्लेचर को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस ना डिवाइड हो गई 2 ग्रुप्स के बीच में, एक प्रो चेंजर और दूसरा नो चेंजर। प्रो चेंजर में कौन? मोतीलाल नेहरू, CR दास। तो लड़ाई हो गई, प्रपोजल डिफीट हो गया प्रो चेंजर का। तो प्रो चेंजर जो थे, जिनको लीड किया जा रहा था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उन्होंने ना अगले ही महीने जनवरी 1923 में ना अलग से अपनी एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। अब इस स्वराज पार्टी ने ना स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस को लड़ा और बहुत सारी सीट्स इन्होंने जीती भी। गोविंद वल्लभ पंत ये यूनाइटेड प्रोविंस से जीते, जो आज के समय में यूपी है। अब देखो गांधी जी जब बाहर आए ना जेल से, तो उनके सामने ना 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक तो देखो कांग्रेस पार्टी जो डिवाइड हो गई थी, स्वराज पार्टी अलग से बन गई थी, उसको फिर से कांग्रेस के साथ में एकजुट करना। और दूसरा देखो 1924 के सेकंड हाफ में ना देश के काफी सारे इलाकों में ना बहुत जबरदस्त वाले कम्युनल राइट्स हुए थे। सबसे बड़े राइट्स तो कोहाट में हुए। कोहाट आज के समय में पाकिस्तान में है, वहां पे बहुत बड़े दंगे हुए। इसके अलावा दिल्ली, गुलबर्ग, नागपुर, लखनऊ, अमेठी, शाजापुर, संभल आज के समय में भी सुर्खियों में है। आपको पता है सर्वे करवाने का ऑर्डर दिया था और बाद में काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। इलाहाबाद, जबलपुर, यहाँ सारी जगहों पे दंगे हुए। कोहाट, यहाँ पे सबसे बुरा असर हुआ। बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को और सिखों को मार दिया गया था और बहुत सारी फैमिलीज रावलपिंडी भाग गई अपनी जान बचाने के लिए। तो सीतारमैया ने ना उस समय ये लिखा, कोहाट दंगों ने ना
देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। 2 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की थी कांग्रेस ने, गांधी और शौकत अली की अध्यक्षता में, ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कोहाट में राइट्स आखिरकार हुए क्यों। गांधी जी ने 21 दिनों का फास्ट रखा था राइट्स के कारण। तो ये एक चुनौती थी। गांधी ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि राइट्स मत करो, एकता रखो, धर्म के नाम पे मत लड़ो। दूसरी चुनौती गांधी के सामने ये थी, जो स्वराज पार्टी अलग से बन गई थी उसको फिर से कांग्रेस के साथ में यूनाइट किया जाए। तो ना मई 1924 में ना गांधी ने कन्वर्सेशन की प्रो चेंजर्स के साथ में, स्वराजिस्ट के साथ में डायलॉग हुआ था। उसका नाम है जुहू कन्वर्सेशन। नाम इसलिए है क्योंकि देखो, बॉम्बे के जुहू कॉटेज में गांधी जी उस समय रुके थे इस डायलॉग के लिए प्रो चेंजर्स के साथ में, और गांधी ने कोशिश की कि समझौता किया जा सके स्वराजिस्ट के साथ में, प्रो चेंजर्स के साथ में, लेकिन उस जुहू कन्वर्सेशन में कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन वो बात अलग है, जून में यानी अगले ही महीने अहमदाबाद में फिर से एक मीटिंग हुई गांधी और मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास के साथ में। तो फिर देखो फाइनली एक सेटलमेंट इमर्ज होके आया जिसको रेटिफाई किया गया था बेलगाम सेशन में। इसलिए पूरा जो बैकग्राउंड है राइटर बताते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास एक तरफ, गांधी दूसरी तरफ, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रेटिफाई किया गया था बेलगाम सेशन में। नेहरू अपनी बुक में लिखते हैं, गांधी देखो वैसे भी अभी तक ना सुपर प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में चलती उन्हीं की थी, लेकिन पहली बार उन्होंने औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली, मतलब एक सेशन की अध्यक्षता की। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, ऐसा मत करिए सर आप, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता की। तो बेलगाम सेशन के लिए ना जबरदस्त तैयारियां की गई थी। तैयारियां जैसे कि देखो, जहां पे बेलगाम में सेशन हुआ था ना उसका नाम रखा गया था विजयनगर। ये नाम विजयनगर एम्पायर के ऊपर रखा गया था। और गांधी जी जिस हट में रुके थे ना, एक स्पेशल हट बनाई थी गांधी जी के लिए इस सेशन में रुकने के लिए, उस सेशन का नाम था विद्यारण्य आश्रम। गांधी जी ने मजाक में उसे खद्दर पैलेस बोला था। एक स्पेशल रेलवे स्टेशन इस कांग्रेस के बेलगाम सेशन के लिए बनाया गया था, और वहां पे जो डेलीगेट्स आए पानी पीस के, एक कुआं भी खोदा गया था बड़ा सा, जिसका आज के समय में नाम है पैम्पा सरोवर। तो जब ये सेशन शुरू हुआ, गांधी ने ना 1920 से लेके अभी तक कांग्रेस में जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको डिस्कस किया, उनके बारे में बात की। कम्युनल राइट्स जो भारत में हुए उनके बारे में बात की, खास करके कोहाट में जो दंगे हुए। उन्होंने दूसरे जो प्रिवेलिंग इश्यूज थे, जैसे प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके खिलाफ बोला। तो इस सेशन के बाद क्या हुआ, बेलगाम सेशन के बाद, इससे पहले ना, इस सेशन से पहले कांग्रेस को ना एलीट्स की पार्टी समझा जाता था, लेकिन इस सेशन के थ्रू ना कांग्रेस की इमेज चेंज हो गई और मासिस की पार्टी कांग्रेस बन गई। एक तो जो रेटिफिकेशन हुआ पैक्ट का, जो गांधी और मोतीलाल नेहरू दास के बीच में साइन हुआ था। दूसरा देखो, एक चीज ये डिसाइड हुई थी कि लेजिस्लेचर के अंदर जो स्वराजिस्ट होंगे वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे, लेकिन बदले में गांधी की कंडीशन ये थी, ये जो पार्टी मेंबर्स हैं ना लेजिस्लेचर में जाएं, वो देखो खादी पहन के जाएं। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने गांधी की इस कंडीशन को मान लिया था, तो समझौता हो गया था। तो कुल मिला के देखो, बेलगाम सेशन की अगर सिग्निफिकेंस यूपीएससी पूछे तो अब आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, साहेल रीजन में क्राइसिस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। साहेल रीजन कहाँ पे है? ये देखो, अफ्रीका में ना सहारा डेजर्ट और सवाना के बीच में ये जो रीजन है ना, ये ऑरेंज कलर वाला, ये है अफ्रीका का साहेल रीजन। इसमें ये सारे देश आते हैं, सूडान, चड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, ये सब आते हैं, एरिट्रिया और मोरिटानिया। लेकिन देखो पिछले 2 सालों में ना इनमें से ना नाइजर, गिनी, माली, बुर्किना फासो और चड, इन देशों में ना मिलिट्री कू हो चुका है, यानी मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अब इसकी देखो बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं।
क्योंकि ये रीजन अगर पूरी तरह से इनस्टेबल रहता है तो ना सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर देखो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। ये रीजन रिसोर्सेज से भरपूर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ये देखो माली देश है। यहाँ पे माली अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। बुर्किना फासो ये 4th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग गोल्ड प्रोड्यूसर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नाइजर ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश है। एक एक करके थोड़ा और भी डिटेल से बताया जाता है। जैसे माली में इतने टन 800 टन गोल्ड डिपॉजिट है, 2 मिलियन टन आयरन ओर है। अब ये सब आंकड़े तो देखो याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिला के आप 3 एग्जाम्पल्स देखिए। माली में इतने सारे रिसोर्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट हैं, आयरन ओर है, यूरेनियम है, मैंगनीज है, लिथियम है, फिर भी माली का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थान जानते हो कितना है? 188 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। आप नाइजर का एग्जाम्पल लीजिए। वर्ल्ड में जितना यूरेनियम प्रोड्यूस होता है ना, 5% तो अकेले नाइजर में होता है। ये यूरेनियम आपको पता है फिर न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में काम आता है। पहली कॉमर्शियल यूरेनियम माइन नाइजर ने इस्टेब्लिश की थी 1971 में, और अभी 2 और सिग्निफिकेंट माइंस हैं नाइजर के पास में। अफ्रीका का सबसे अच्छी क्वालिटी का जो यूरेनियम है वो नाइजर में मिलता है, और यूरेनियम के अलावा कोल, गोल्ड, जिप्सम, ऑयल बहुत कुछ मिलता है। लेकिन HDI में स्थान देखिए 189 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। उसी प्रकार से लास्ट में आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, बुर्किना फासो। यहां पर भी गोल्ड के अलावा जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, मैंगनीज ये सब मिलते हैं। HDI इंडेक्स में रैंक देखिए 185 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे, फिर भी रीज़न इतना ज़्यादा गरीबी से भरा हुआ, वायलेंस से भरा हुआ, इंस्टेबिलिटी से भरा हुआ, आखिरकार ऐसा क्यों? देखो इसके कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं। यहाँ पे ना स्टेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मतलब जो सिविलियन गवर्नमेंट्स है ना, सिविलियन गवर्नमेंट से इतनी बड़ी टेरिटरी को ना संभाल ही नहीं पाती। डेवलपमेंट है नहीं, गरीबी इतनी ज़्यादा है, लोग बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इतनी गरीबी है, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही, इतना ज़्यादा करप्शन है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ना पिछले 2 सालों में कई सारे देशों में, साहिल रीजन में कई सारे देशों में मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर देखो ये रीजन मैंने आपको बताया, सिविलियन गवर्नमेंट इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाती, जनता फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं, सोशल प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से माली में 2020-2021 में मिलिट्री कू, नाइजर में 2023 में, बुर्किना फासो में 2022, गिनी 2021, चड में 2021, ये सारे मिलिट्री कू हैं। अब देखो मिलिट्री जब सत्ता पर कब्जा कर लेती है ना, तो वो बोलती तो है कि हम सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक कर देंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। बट देखो वास्तव में जो मिलिट्री लीडर्स हैं ना, उनका ना पूरा ध्यान होता है पावर और प्रिविलेजेस को एंजॉय करने पर। ना तो वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, फिर से एक बार उनके हाथ में पावर आ जाती है, ना ही उनके पास में कोई लॉन्ग टर्म विजन होता है, ना ही गवर्नेंस के लिए कोई प्लान होता है, ना ही वो डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जाती है। दूसरा राइटर एक चीज़ ये बोलते हैं, ग्लोबल पावर्स के बीच में ना यहाँ पे राइवलरी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनली देखो ये जो देश है ना साहिल रीजन वाले, यहाँ पर ना फ्रांस का ज़्यादा होल्ड रहा है, क्योंकि फ्रांस ने इन देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था। फ्रांस समय समय पे इंटरवेंशन भी करता है, बट ना अब इन देशों के जो लोग हैं ना, वो फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि भाई छोड़ दो अब, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे दूर रहो तुम। इनडायरेक्टली मतलब वैसे तो आज़ादी मिल चुकी है इन देशों को, बट अब ये देश जो हैं, जैसे नाइजर है, नाइजर के पास यूरेनियम है, ज़्यादातर यूरेनियम फ्रांस ही प्रोड्यूस करता, फ्रांस ही खरीदता है नाइजर का, पैसे देता है बहुत कम, जैसे देगा सिर्फ 0.80 से भी कम यूरो, और बाजार में कीमत है 153 यूरो 1 किलोग्राम यूरेनियम के। तो इनडायरेक्टली भी लूटता है फ्रांस इन देशों को। लेकिन अब देखो जो रशिया है ना, वो भी अपनी जड़ें यहां पे जमाने की कोशिश कर रहा है वैगनर ग्रुप के थ्रू। वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जैसे नाइजर है, नाइजर देश के मिलिट्री गवर्नमेंट ने ना इनके साथ टाई अप कर लिया वैगनर ग्रुप के साथ में,
कि आप हमें ना रिबल्स से सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, बदले में एक माइनिंग की जगह जो है हम आपको लीज पर दे देंगे। तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनार करता है इन देशों की सरकारों के साथ में या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट्स के साथ में। तो यहां पे ना एक प्रकार से कंपटीशन है, एक तरफ फ्रांस जिसका ट्रेडिशनली यहां पे होल्ड रहा है, दूसरा रशिया जो वैगनार ग्रुप के थ्रू, क्योंकि वैगनार ग्रुप रशिया का है, तो वैगनार ग्रुप के थ्रू रशिया भी अपना होल्ड यहां पे ना जमाने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका में। तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का क्या रोल हो सकता है? देखो, इंडिया को ना यहां पे जो साहिल रीजन की सरकारें हैं ना उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, वो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट अगर साहिल रीजन की सरकारें रहेंगी ना तो दूसरे देश इनको लूटते रहेंगे बार बार। तो इस वजह से अब इंडिया देखो एक ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की एम्बिशन रखता है। तो साहिल रीजन गरीब कंट्रीज का रीजन है, तो यहां पे थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव करने में इंडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं वो सारी प्रैक्टिसेस इंडिया इनके साथ में शेयर करे। और दूसरा देखो, इंडिया को भी तो ये रिसोर्सेज चाहिए ना, क्रिटिकल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, यूरेनियम, ये सब साहिल रीजन से हमें मिल सकते हैं। तो इंडिया भी एंगेज कर सकता है इस रीजन के साथ, इस रीजन की मदद कर सकता है ताकि ये रीजन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साहिल रीजन से संबंधित। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने देखो सबसे पहले बेलगाम सेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। हमने ना पूरी कहानी डिस्कस की, जब से गांधी भारत में आए तब से लेके बेलगाम सेशन तक की पूरी कहानी, क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, वहां पे सर्जरी हुई, छोड़ दिया गया, फिर उन्होंने वो दंगे कम करने की कोशिश की, कोहाट दंगों के बाद में 21 दिनों का उन्होंने फास्ट रखा। और इसी बीच जब गांधी जी जेल में थे, कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, प्रो चेंजर, नो चेंजर। लेकिन गांधी जी ने पहले मुंबई में कोशिश की, जुहू कॉन्वर्सेशन सफल नहीं हुई, फिर अहमदाबाद में मीटिंग हुई, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में ये साइन हुआ कि स्वराजिस्ट जो होंगे लेजिस्लेचर में वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बदले में स्वराजिस्ट लीडर्स को खादी पहनना पड़ेगा। बेलगाम सेशन में क्या क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर के नाम पे राम रखा गया था, विजयनगर स्पेशल रेलवे स्टेशन बनाया गया और स्पेशल सरोवर बनाया गया, पैम्पा सरोवर। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस आर्टिकल में। फिर हमने ये साहिल रीजन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, बट यहाँ पे दिक्कत ये है, पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन है, सोशल प्रोग्रेस नहीं है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, बाहरी पावर्स आपस में लड़ रही हैं इस रीजन में अपनी डोमिनेंस इस्टाब्लिश करने के लिए, और रीजन बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और अलग अलग देशों के बारे में बात की, माली वगैरह के बारे में, रशिया और फ्रांस के बीच में किस प्रकार से संघर्ष हैं वो बात की। फिर लास्ट में हमने ये भी बात की कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए इस रीजन को सपोर्ट करने की, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ के लीडर बनने का एस्पायरेशन रखता है और इस रीजन में रिसोर्सेज हैं जो इंडिया को मिल सकते हैं। फिर हमने ये स्पाइस जेट कह रहा हूँ मैं, ये सिविल एविएशन सेफ्टी वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया था शुरुआत में, कि इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते हैं जिसमें पायलट जो है गलती कर देते हैं। गलती क्यों करते हैं? ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स वीक हैं, सिमुलेटर से ट्रेनिंग नहीं होती इस प्रकार के इक्विपमेंट से, और एक्शन नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती DGCA की। और इसके अलावा पायलट लंबे ड्यूरेशन तक काम करते हैं, वो हो जाता है, क्या कहते हैं, फटीग हो जाता है, थकान वगैरह, और शेड्यूल पे फ्लाइट्स लाने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है जिस वजह से प्रोटोकॉल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए थे। दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज। एक तो देखो साहिल रीजन से संबंधित, और दूसरा फिर ये एविएशन सेफ्टी से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, दोनों 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।